हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गॉड ब्लेस योर हेल्थ एज वेल। आज मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म HP स्टडीज ने HP TGT मेडिकल के लिए अपना 2024 का जो बैच है वो लॉन्च किया है एंड इट विल बी इन दी ऑनलाइन मोड। एंड फॉर दैट आप फटाफट से HP स्टडीज पर एनरोल कीजिए फॉर द TGT मेडिकल। चार्जेस विल बी 4000 फॉर एन ईयर, एक साल के लिए 4000 चार्जेस रहेंगे आपके। एंड जो भी आपको डिटेल्स चाहिए इस कोर्स के रिगार्डिंग सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम ग्रुप, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको सब अवेलेबल होगा। ऐप स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं and subscribe our HP Studies channel on the YouTube as well for more such informative videos. So buckle up guys and get yourself enrolled in the HP TGT Medical 2024 batch. In this video, further we'll be starting with the questionnaire round. ये हमारा पहला इंटरैक्टिव क्वेश्चनेयर राउंड है। यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और जो क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशंस है कि वो आपसे इस साल पूछे जाएंगे उनका मैंने एक समअप बनाया है एंड अ मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस। तो हम वन बाय वन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम देखते हैं, रीड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और विद इन सेकेंड्स कैसे हम ऑड वन आउट ऑप्शंस में से टिक करके अपना करेक्ट आंसर टिक करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of these statement is true about frog? A, B, C, D इन statements में से कौन सी statement है जो बिल्कुल correct है अगर हम frog के बारे में बात करते हैं? Let's start. Option A है it lives both on land and in sea water. Option B, they cannot survive in fresh water. Option C, Rana tigrina is a rare species. Option D, they belong to the class Amphibia. देखिए फटाफट आप टिक कीजिए, साथ के साथ ही आपको करना है ये क्वेश्चन सॉल्व मेरे और अपनी नोटबुक लेकर बैठिए आप साथ में, प्रैक्टिस नोटबुक। मैं यहाँ क्वेश्चन रीड करूँगी, आपको उसी टाइम अपनी नोटबुक में ABCD में से एक आंसर लिखना है। जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे मैं आपको आंसर शो करूंगी और तब आपको अपना आंसर मैच करना है। ये आपका एक घर बैठे हुए ही एक टेस्ट हो जाएगा। देखिए इट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन सी वाटर। चारों ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए फटाफट। टिक लगा लिया आपने, लिख लिया अपने नोटबुक में ऑप्शन जो आपको लग रहा है कि इन चारों में से करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन सी वाटर। नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लैंड पर तो रहते हैं, इतना तो सही है, लेकिन सी वाटर में नहीं रहते। They live in the fresh water. H2O means water. Symbols आपको साथ के साथ याद होना चाहिए। They cannot survive in fresh water. No, they can survive. Rana tigrina is a rare species. No, it is a common species. They belong to the class Amphibia. Yes. So the correct answer is option D. Rana tigrina belongs to the class Amphibia. देखा मैंने किस तरीके से वन बाय वन अपने ऑप्शंस को बहुत अच्छे तरीके से रीड किया। जो भी वहां पर रॉन्ग था मैंने उसको रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई करने के लिए आपको, जो मैं आपकी क्लासेस लेती हूँ उनको आपको 3 to 4 टाइम्स थरो रीडिंग लेनी होगी, इन डेप्थ आपको रीड करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर बहुत इजीली अपने क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं। लेट्स मूव, देखते हैं क्या मेरा भी आंसर करेक्ट है। लेट्स सी, आंसर इज डी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जिनका आंसर डी मैच हुआ है वो देख लें, कंग्रेचुलेशंस टू देम। और जिनका मैच नहीं हुआ है वो देखें उनसे क्या गलती हुई है कि उन्होंने कोई और ऑप्शन क्यों टिक किया। आपको समझ आ गया होगा जो मैंने बताया है बाकी तीन ऑप्शंस में भी क्या चीज गलत है और क्या सही वहां पर हो सकता था। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Frogs are option A homeothermic, option B warm blooded, option C poikilothermic and option D heterothermic। ये चार टर्म्स हैं, चारों टर्म्स आपके
इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल जो कि एनवायरमेंट बॉडी टेम्परेचर है उनसे रिलेटेड टर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी हमारे जो है एनिमल किंगडम के जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में पाई जाती हैं। आप फटाफट ऑप्शन इसमें से अपना चूज कर लीजिए। आप एक ऑप्शन चूज कर लिया आपने, तो देखिए फ्रॉग्स आर ऑप्शन नंबर सी पोइकिलोथर्मिक। फ्रॉग्स आर ऑप्शन नंबर सी पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक क्या होते हैं? जब मैंने क्लास ली थी तब मैंने वहां बहुत अच्छे तरीके से बताया था। जब मैंने फ्रॉग पढ़ाया था आपको मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एम्फीबिया में मैंने फ्रॉग कराया था। पोइकिलोथर्म्स मतलब कि दे आर अनेबल टू चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल। इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और बाहर जो एनवायरनमेंट चेंजेस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। दैट्स व्हाई दे आर पोइकिलोथर्मिक। करेक्ट। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द कॉकरोचेस? कॉकरोच में मैं आपको करा चुकी हूँ। देखिए फर्स्ट इज दे आर नॉक्टर्नल, दे बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, दे आर स्क्वेंजर्स, दे आर वेक्टर्स ऑफ द डिसीजेस। फटाफट आप अपना ऑप्शन लिखिए अपनी नोटबुक में। लिख लिया? सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कॉकरोचेस दैट दे आर स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स नहीं होते। सॉरी, ब्लेस मी। दे आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल वो होते हैं एनिमल्स विच आर एक्टिव एट नाइट। नॉक्टर्नल मैं नॉक्टर्नल एनिमल्स की बात कर रही हूँ। एनिमल्स विच आर एक्टिव एट नाइट, जिनको विजन ही रात को मिलता है, तो वो तो है कॉकरोच के पास। दे बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये भी बिल्कुल सही है। दे आर वेक्टर्स ऑफ द डिसीजेस। अब कॉकरोच अगर खाने पे आ जाते तो कौन खाएगा? कोई भी नहीं खाता ना, फूड पॉइजनिंग हो जाती ना। तो ये वेक्टर्स भी तो है ना डिसीजेस के लिए। तो द करेक्ट ऑप्शन इज स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स मैंने आपको जब हमारा इकोसिस्टम कराया था चैप्टर, आपको याद होगा, मैंने वहां पर आपको बताया था स्क्वेंजर्स जो होती है वो हमारी ईगल्स, वल्चर्स, हॉक और इनकी और भी बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज होती हैं। ये डेड एंड डिकेइंग और जो डिकम्पोज्ड मैटर है उसको खाती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करती हैं, इसीलिए इनका नाम हुआ है स्क्वेंजर्स। चलिए आगे चलते हैं। आंसर आप अपना मैच करते रहिए, ठीक है। So the next is what are the regions of the body of the cockroach? कॉकरोच जबकि जो बॉडी है वो कितने रीजन्स में डिवाइडेड है? ऑप्शन ए हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, ऑप्शन बी हेड, थॉरैक्स, ऑप्शन सी हेड, एब्डोमेन एंड ऑप्शन डी हेड, बॉडी, टेल। फटाफट अपनी नोटबुक में नोट कीजिए आपने क्या ऑप्शन यहाँ टिक किया है। एंड द करेक्ट आंसर इज हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। हेड अलग होता है, थॉरैक्स अलग होता है एंड एब्डोमेन अलग होता है। दिस इज योर कॉकरोच। हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, मैच करते रहे साथ साथ अपने। लास्ट में आप टोटल करेंगे कि किसके कितने कितने फॉर्म हुए हैं, कितने करेक्ट है, कितने रॉन्ग है, आप अपने लिए रखेंगे। ईमानदारी से नोट कीजिएगा। न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट्स इन द डैश फेज। जो न्यूक्लियर डीएनए है वो किस फेज में जाकर रेप्लिकेट करता है, ये आपका क्वेश्चन आया है सेल साइकिल एंड डिवीजन चैप्टर से। G2 फेज में, M फेज में, S फेज में, नन ऑफ दीज। नोट कर लीजिए। So the correct answer is S phase. न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो आपकी S फेज में रेप्लिकेट करती है, आपको याद हो। देखिए सबसे पहले हमारी जो साइकिल थी वो कुछ ऐसी थी। ये था मेरा G1, ये था मेरा S फेज, ये था मेरा G2
ये थी मेरी माइटोसिस एम फेज. दिस कंप्लीट वाज माय इंटरफेज. जो मैं यहाँ चीजें लिख रही हूँ ना, आप अपनी नोटबुक में उसी टाइम से नोट करेंगे, उसी क्वेश्चन के नंबर के साथ, और वही साइड में आप ये लिखेंगे. ठीक है, देखिए इंटरफेस, और ये आपका फेज कौन सा हो गया, माइटोसिस, जिसे आप सेल डिवीजन की वन ऑफ अ टाइप भी कह सकते हैं. ठीक है, देखिए, और ये G1 हो गया, ये S हो गया, और यहाँ पर मैं छोटा सा बना देती हूँ जी नोट. क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं हम इसको, प्लीज नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगी. करेक्ट आंसर इज दी S phase. Dash is a form of cell division which results in the creation of gametes or sex cells. कौन सी सेल डिवीजन है जिससे गैमीट्स या फिर सेक्स सेल्स बनते हैं? देखिए, वो इसकी जगह एक वर्ड और यूज कर सकता था, जर्म सेल्स. जर्म सेल्स. फटाफट ऑप्शन रीड कीजिए, माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस एंड नन ऑफ दीज. अरे, दो बार क्यों लिखा? ध्यान से देखिए तो पता चलेगा दो बार मियोसिस क्यों लिखा. दोनों डिफरेंट डिफरेंट है. यहाँ पर जर्म सेल्स भी लिख सकता था. देखिए डिफरेंट है, ऑप्शन बी और सी दोनों डिफरेंट है. So the correct answer is option B, MEIOSIS. MEIOSIS. ये मियोसिस की करेक्ट स्पेलिंग है. मियोसिस नहीं है, मियोसिस है. मियोसिस सी है, एंड ऑप्शन बी इज मियोसिस. मियोसिस आंसर. Which organelle serves as a major packaging region for the molecules distributed throughout the cell? कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो पैकेजिंग का काम करती है? तो आंसर ऑप्शन ए वैक्यूल, बी प्लास्टिड, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी इज द गोल्गी बॉडी. फटाफट नोट कीजिए कौन सा है. यहाँ पर सेल चैप्टर में बताया था मैंने, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बताया था इसका तो मैंने, और ये तो उसका फंक्शन है, पैकेजिंग. ऑप्शन इज गोल्गी बॉडीज. ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. जिनका करेक्ट है वो टिक करें, अपने आप को +1 दें, और जिनका रॉन्ग है वो वहां पर क्रॉस लगाएं. नो नेगेटिव मार्किंग आज के लिए. सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू. सेल थ्योरी याद कीजिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है ये क्वेश्चन हमारा. सेल थ्योरी किस इनमें से कोई एक ऐसा है जिस पर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती? फंगी, एल्गी, वायरस एंड बैक्टीरिया. बताइए फटाफट, नोट कीजिए अपनी नोटबुक में कौन सा है वो जिसमें यहाँ पर आपकी सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होगी. जल्दी से नोट कीजिए नोटबुक में अपने. एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वायरस. क्यों? बिकॉज वायरस को हम बोलते हैं दीज आर द नॉन लिविंग क्रिस्टलाइन इनर्ट स्ट्रक्चर. ट्रूली भी बोलते हैं. फैक्ट देखिए, सरकाज़म कर रहे हैं हमारे साथ. ट्रूली नॉन लिविंग क्रिस्टलाइन इनर्ट स्ट्रक्चर क्या है? वायरस. वायरस नहीं आता, बाकी सभी सेल थ्योरी में आता है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. GM राइस इज रिच्ड विद विच विटामिन? GM स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस. जब बायोटेक्नोलॉजी कराया था मैंने आपको, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस कराई थी, वहां पर मेरे पास GM लिख लीजिए आप. ऑप्शन रीड कीजिए, फटाफट बताइए इनमें से कौन सा विटामिन राइस में है. नोट कर लिया आपने? Have you marked your answer? देखिए, GM का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड. GM होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस इज एनरिच्ड विद विटामिन ए, और इनको हमने क्या बोला था? गोल्डन राइस बोला था हमने.
क्या है? विटामिन ए है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड, ये तो मैंने बहुत आपको मतलब तसल्ली से ही समझाया था, बीटी क्या है कैसा है। ऑप्शन ए इज बैसिलस thuringiensis, ऑप्शन बी इज बैसिलस एंथ्रेसिस, ऑप्शन सी इज बैसिलस थर्मोफिलस एंड ऑप्शन डी इज बैसिलस सबटिलिस। फटाफट मार्क कर लीजिए, बीटी टॉक्सिन में आपका जो बीटी है वो क्या है। एक्सपैंड द फॉर्म, बीटी यहाँ पर क्या है, हिंट दे देती हूँ आपको, जो आपका बीटी है दैट इज ए बैक्टीरियम। बैक्टीरिया बैक्टीरियम दोनों सेम, सिंगुलर एंड प्लूरल का ही डिफरेंस है बस। बीटी मैंने बैक्टीरियम बता दिया, बताएं इनमें से कौन सी स्पीशीज बीटी स्टैंड्स फॉर। करेक्ट आंसर इज बैसिलस thuringiensis। क्या क्या बने थे हमारे पास? बीटी कॉटन है, हमारे पास बीटी कॉर्न है, बहुत सारे थे हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं। Which of these is composed of the dead cells? Xylem parenchyma, phloem, phloem and collenchyma। इन चारों में से कौन सा आपका डेड सेल से मिलकर बना है? मार्क कीजिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, phloem, जिसे आप कॉर्क सेल्स भी कहते हैं। ये हो गया आपका ऑप्शन 11 का बी, which the dead cells। Question number 12. Tracheids differ from other tractary elements. Option A being lignified, option B lacking the nucleus, option C being imperforated and option D having the Casparian stripe। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अपनी नोटबुक में फटाफट नोट कर लीजिए। ये जब हमने मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द प्लांट्स किया था तब मैंने बताया था आपको। यहाँ पर बीइंग लिग्निफाइड का मतलब होता है कि लिग्निन की डेपोजिशन है। जहां लिग्निन होता है वहां वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, इम्पर्मिएबल टू वाटर होता है लिग्निन। लैकिंग न्यूक्लियस मतलब कि डेड सेल है। बीइंग इम्परफोरेटेड मतलब कि होल्स नहीं है, होल्स नॉट प्रेजेंट। हैविंग कैस्पेरियन स्ट्राइप, these are also impermeable to water। करेक्ट आंसर इज बीइंग इम्परफोरेटेड, ऑप्शन सी। ये देखिए इस तरीके से अगर मेरी ये बन रही है, ये क्या है? ये है परफोरेटेड, होल्स हैं। ये क्या है? परफोरेशन, होल्स होना। क्या होना? होल्स होना। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होल्स होना, ठीक है। और इम्परफोरेटेड आपका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, इसमें कोई भी होल नहीं है। सो ट्रैकीड्स हैं आपके इम्परफोरेट। नोट कर लीजिए इम्परफोरेट और परफोरेशन का। द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज, देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत बारीकी से। सोचिए तब तक आप। नोट कर लिया आपने? प्लीज आप ये वाले ऑप्शंस नोट कीजिए, मैंने ऑप्शंस चेंज किए हैं। ये वाले ऑप्शंस मत नोट कीजिए, ये वाले ऑप्शंस नोट कीजिए। पहला है आपका मैंजीफेरा, दूसरा है मैंजीफेरा इंडिका में आपका आई कैपिटल है, तीसरा में आज सेपरेटली अंडरलाइन है और फोर्थ इज कैपिटल कंप्लीटली कैप्स लॉक। क्या अब आप यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं? प्लीज देखिए।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैंजीफेरा इंडिका, क्योंकि सेपरेटली अंडरलाइंड है, एम कैपिटल है, आई स्मॉल है। फर्स्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंडरलाइंड नहीं था। सेकंड ये नहीं हुआ, आई कैपिटल बना दिया। थर्ड पूरा का पूरा कैप्स लॉक कर दिया। तो जो हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था टेक्सोनॉमी में कि एक स्पीशीज को नाम कैसे देते हैं, कैसे लिखते हैं, वो हम इस तरीके से लिखते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन। ठीक है। आफ्टर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स एंड ओवरीज ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट? जब आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन होती है तब आपका ओव्यूल्स और जो ओवरी है वो किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? ऑप्शन ए सीड्स एंड फ्रूट, ऑप्शन बी एंडोस्पर्म एंड फ्रूट, ऑप्शन सी मोनोकोटिलेडोन्स एंड डाइकोटिलेडोन्स, ऑप्शन डी सीड एंड एंडोस्पर्म। फटाफट मार्क कीजिए अपना करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज सीड्स एंड फ्रूट। ऑप्शन ए सीड एंड फ्रूट। चलिए, टेरिडोफाइट्स इंक्लूड, जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं वो बताइए, वो क्या इंक्लूड करते हैं यहाँ पर? ऑप्शन ए फर्न्स, ऑप्शन बी हॉर्सटेल्स, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फटाफट से कीजिए, टेरिडोफाइट्स के आप में क्या क्या एग्जांपल्स हैं? मार्क कर लिया आपने? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स दोनों ही आती हैं यहाँ पर। आप कहेंगे हॉर्सटेल क्या है? इक्विसिटम, इक्विसिटम आता है, या तो ये या तो वो। ठीक है, दोनों सही है। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी सॉइल एंड ऑप्शन डी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर्स। अगर आपको पता हो यू विल बी एबल टू मार्क इट करेक्टली। बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, plants and animals are the biotic factors. Rest of the three, water, temperature and soil, those three are your abiotic factors. Which of the following follow the pattern where both the species are benefited to each other? Population चैप्टर में मैंने आपको कराया था, वो कौन सी स्पीशीज है जो कि आपस में बेनिफिट हो रही हैं एक दूसरे को? स्पीशीज ए और ये रही आपकी स्पीशीज बी, दोनों पॉजिटिव है। बताइए। commensalism, amensalism, mutualism and parasitism. The correct answer is mutualism, benefited to each other. In the first component of the scientific name is called, so the first component of the scientific name क्या होता है? देखिए दो नाम होते हैं, अभी मैंजीफेरा इंडिका किया हमने, ये है आपका मैंजीफेरा फर्स्ट नेम और ये है आपका इंडिका सेकंड नेम। बताइए फर्स्ट नेम क्या है और सेकंड नेम क्या है? ऑप्शंस देख लिया आपने यहाँ पर। सो द करेक्ट आंसर इज जेनेरिक नेम। फर्स्ट होता है आपका जेनेरिक नेम और द सेकंड होता है वो होता है आपका स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है आपका? सेकंड नेम, सेकंड पार्ट ऑफ द नेम। जेनेरिक नेम आपका फर्स्ट होता है, यू शुड नेवर फॉरगेट इट। इसके बाद देखते हैं, देन वी हैव हु गिव द फाइनल सेल थ्योरी। चलिए जी बताइए, फर्स्ट क्लास ली थी मैंने इस पर आपकी, सेल थ्योरी किसने दी थी आपको? बहुत अच्छे तरीके से बताया था मैंने, पॉइंट्स पर कराया था वो चैप्टर आपको। Suchwon, Suchleton, Carlos Linnaeus and Rudolf Virchow. मार्क कर लिया आपने? So the correct answer is Rudolf Virchow. Rudolf Virchow. कार्लोस लिनियस ने तो हमारा नेमिंग सिस्टम दिया था, नेमिंग सिस्टम दिया था। सचलेटन एंड सचवॉन एक जूलॉजिस्ट है, एक बॉटनिस्ट है, इन दोनों ने थ्योरी तो दी थी लेकिन उसको वो सही थ्योरी नहीं थी, उसमें बहुत कुछ फॉर्मुलेशंस हुई थी और जो फाइनल थ्योरी हुई थी दैट वाज प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ विर्चो। सचवॉन एंड सचलेटन में से एक का काम था प्लांट्स पर और एक का काम था एनिमल सेल पर। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स, करेक्ट? वन इज
देखिए ऑप्शन ए इज डियोडेनम, ऑप्शन बी इज रेक्टम, ऑप्शन सी इज कार्डियक एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। इनमें से बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन के तो यूजुअली 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर बताइए कि जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा है, बताइए। क्या इनमें से है कोई स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, है भी है या नहीं, पता है आपको, नहीं पता, बताइए। डाइजेशन चैप्टर से है हमारा क्वेश्चन ये। सो द करेक्ट आंसर इज डियोडेनम। रेक्टम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। कार्डियक किसका पार्ट है, स्टमक का। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर इज डियोडेनम। अब आप सब ले लीजिए, टेक 10 सेकेंड्स और अपना स्कोर कार्ड खुद बनाइए। देखिए हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस यू मार्क्ड आर करेक्ट एंड हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस यू मार्क्ड वर इनकरेक्ट। जो करेक्ट है उनके लिए कंग्रेचुलेशंस, आपके वो वाले टॉपिक्स क्लियर हैं। और जो आपके रॉन्ग आंसर्स आए हैं उनके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। देखिए आप क्यों रॉन्ग हुआ है वहां पर, क्या आपने जल्दबाजी में वो क्वेश्चन टिक किया वहां पर, ओके अगर ऐसा नहीं है तो आपको नहीं आता था, आप भूल गए थे, दोबारा से वीडियो देखिए, दोबारा से कीजिए सारा रिवाइज। एक बार रीड करने के बाद, एक बार वीडियो देखने के बाद ऐसा मत कीजिए कि आप दोबारा देखेंगे नहीं। मैंने बोला था 3 to 4 रिविजन चाहिए था, तो इसलिए आपको एक एक वीडियो कम से कम 3 to 4 टाइम्स देखनी पड़ेगी टू क्लियर योर कंसेप्ट्स। सो दोज हु हैव स्कोर्ड मोर देन 15, आई मस्ट से 20 मार्क्स का हो गया आपका ये। Those who have scored more than 15 are in a good position, and those who have scored 11 to 15 की रेंज में जिन्होंने स्कोर किया है तो उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, बहुत ही रफ आपके कंसेप्ट हुए। यू हैव टू वॉच your all videos again। और जिनके those who have scored like less than 10 or even 10 उन्हें नहीं आता था, सच तो यही है, ठीक है। सो थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, मेहनत कीजिए। जिनके मोर देन 15 आए उन्हें भी मेहनत की जरूरत है। वो ये ना सोचे ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए इस टाइम पर, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं लेना आपको। कॉन्फिडेंस इज अ गुड थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस कभी अच्छा नहीं होता। प्रैक्टिस कीजिए, मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, आपको और एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। नोट्स पढ़िए बार बार, वीडियो लेक्चर देखिए मेरा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आस्क मी एनी टाइम। टिल देन थैंक यू फॉर द क्लास।